Principles of biotechnology. The technique biotechnology depend on the two principle. First principle is the genetic engineering or second principle is the bioprocessing engineering or you can say biochemical engineering. हम जीन को मैनिपुलेट करेंगे, जीन को चेंज करेंगे और उसकी कंपोजिशन को बदला जाएगा। उसके बाद कंपोजिशन को बदल के उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। जैसे ये यहाँ से हमने क्या किया कि जीन को एक्सट्रैक्ट किया, पहले न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम से डीएनए। डीएनए मीन्स वो पार्ट उस क्रोमोसोम्स का जिसमें जीन प्रेजेंट है। अब उस डीएनए को हमने लेके आरडीएनए बनाया, रिकम्बिनेंट डीएनए, उसको उसके बाद होस्ट में ट्रांसफ़र किया। ये सारी जो प्रोसेस आती है ये आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में और ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जबकि सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, अब ये जो होस्ट बन गया है, जो ये जीएमओ बना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन चुका है, इस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है। मीन्स ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स इन दिस ट्रायल मीडियम। अब इसकी फर्दर जो ग्रोथ होगी टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। जिस कल्चर मीडियम में इसको ग्रो किया जाएगा, अब इस कल्चर मीडियम में टेम्परेचर कितना रखना है, पीएच कितनी रखनी है, ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है, ये सारी कंसंट्रेशन और केमिकल कौन कौन से ऐड करने हैं, इन सब को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। मीन्स इट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स इन दिस ट्रायल मीडियम। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए और डीएनए। टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट, फिनोटाइप मीन्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द होस्ट टू गेट द बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। जबकि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में क्या आता है, इट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स या प्रोकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या यूकैरियोटिक सेल्स का ग्रो करना फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट, जिससे हमें बायोटेक प्रोडक्ट मिल सके। जस्ट लाइक द एंटीबायोटिक वैक्सीन इन दिस ट्रायल मीडियम, दिस इज कॉल्ड द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। मतलब ये जीएमओ बनाने तक की जो प्रोसेस आई, इट इन्वॉल्व इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन जीएमओ बनने के बाद उसकी ग्रोथ करना, उसको कल्चर करना, वो आ जाएगा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। ये हमारे दो प्रिंसिपल है जिस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ये आ गया इधर, आगे हम ये कर सकते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। याद रखें कि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में ये कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके प्रिंसिपल की डेवलपमेंट कैसे हुई, उसके पीछे जो कंसेप्ट आएगा। तो देखिए, पहले तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन इज ए मेथड बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन से हम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो वो दो टाइप में रिप्रोडक्शन होगी, पहली होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि बायोटेक्नोलॉजी से भी हम बायोटेक का यूज़ करके भी हम नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है सेक्सुअल, एसेक्सुअल और बायोटेक में? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें बहुत कम चांसेस है कि वेरिएशन आते हैं। ये लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स को, जेनेटिक कैरेक्टर को प्रिजर्व रखती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट प्रिजर्व द जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस द वेरिएशंस। इसमें वेरिएशंस बहुत कम आते हैं और जब तक वेरिएशन नहीं आएंगे ये बताया जाता है कि वेरिएशन जितने ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव वेरिएशन जितने ज़्यादा होंगे उतने चांसेस है कि न्यू स्पीसीज इवॉल्व होगी जो बेटर सरवाइव कर सकेगी, बेटर डेवलपमेंट कर सकेगी और उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी
सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैव नो वेरिएशंस। तो ये तो हुआ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेक्टर प्रिजर्व रहते हैं एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी वेरिएशन। लेकिन दूसरा मेथड क्या बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेक्टर की मिक्सिंग जरूर होती है। मीन्स इन दिस केस मेल और फीमेल दे कंबाइन देयर करेक्टरिस्टिक्स, मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट, और रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल बनता है इसके अंदर दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, मदर के भी और फादर के भी। तो यहाँ पर जो करेक्टर्स का वेरिएशन आया, जो मिक्सिंग आया, मीन्स मेल के करेक्टर भी है और फीमेल के करेक्टर भी है। तो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा इट हैज़ सम वेरिएशंस ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मिक्सिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस द वेरिएशंस। तो उसके बाद क्या किया कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर यूज किया न्यू प्लांट्स डेवलप करने में, न्यू एनिमल्स डेवलप करने में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए सेक्सुअल में तो क्या हुआ, रेंडमली कोई भी मेल फीमेल के साथ अगर रिप्रोडक्शन करता है, कॉपुलेशन करता है, तो उससे न्यू इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन करवाई जाती है सुपीरियर मेल विद सुपीरियर फीमेल। सुपीरियर मेल कौन सा होगा? जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है जो हमें चाहिए, और सुपीरियर फीमेल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें चाहिए। अब इन दोनों से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट, ये दोनों कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो इसमें स्पर्म से सभी जीन, जितने भी जीन स्पर्म में प्रेजेंट हैं, वो सभी जीन जाइगोट में आई हैं, चाहे वो जीन पॉजिटिव कैरेक्टर रखती है या वो जीन नेगेटिव कैरेक्टर रखती है। वैसे ही एग में जो जीन प्रेजेंट है वो सारी जाइगोट में आई। हमें इस न्यू इंडिविजुअल जो बना है उसके अंदर दोनों टाइप की जीन आई है, पॉजिटिव जीन भी आई है और नेगेटिव जीन भी आई है। इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस ऐसी जीन तो आई है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करती है और बेटर बनाती है। तो इसमें हो सकता है ऐसी जीन भी आ जाए जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे डाउन हो जाए। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो अनडिजायरेबल जीन है, मींस जो अनवांटेड जीन है, उसके ट्रांसफर को कैसे रोका जाए? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें दोनों टाइप की जीन ट्रांसफर होगी, डिजायरेबल जीन भी और नॉन डिजायरेबल यानी अनवांटेड जीन भी ट्रांसफर होगी। इसको कंट्रोल करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड था, वो था कि हम सिर्फ उस जीन को ट्रांसफ़र करें जो पॉजिटिव है या जिसके कैरेक्टर सुपीरियर है, और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमने यूज़ की जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये स्टार्टिंग में बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी या RDN यानी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक ही बात है। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया, उस प्लांट से या उस एनिमल से सिर्फ वही जीन एक्सट्रैक्ट की जो हमें ट्रांसफ़र करनी थी। हमने अनवांटेड जीन को एक्सट्रैक्ट नहीं किया, आइसोलेट नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। सिर्फ डिज़ायरेबल जीन ली या DNA लिया, और उस डिज़ायरेबल को हमने किसी होस्ट में जिसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव
वेरिएशन वाली जीन ही ट्रांसफ़र हो पाई, नेगेटिव वाली ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। ये है मेन बेनिफिट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो ये कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऐसे इसकी प्रोड्यूस हुई कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद द डिजायर्ड जीन, जो डिजायर्ड जीन थी उसके साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफ़र हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ओनली ट्रांसफ़र द डिजायरेबल जीन, सिर्फ डिजायरेबल जीन ही इसमें ट्रांसफ़र होती है। यहाँ तक हो गया आपका, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें देखें तो ये सारा लिख रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्मर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरिएशन एंड द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक सेटअप यानी कि न्यू कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन, उनमें से कुछ बेनिफिशियल हो सकते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखती है, प्रिजर्व रखती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस बने रहते हैं। देन द हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर है यूज इन द प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में यूज किया जाता था, लीड टू द इंक्लूजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। इसमें मेन प्रॉब्लम ये आई है कि अनडिजायरेबल जीन की ट्रांसफ़र होती थी विद द डिजायर्ड जीन। देन द टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इससे रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनता है उससे सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी डिफाइन एंड वी एक्सप्लेन द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है वो डेवलप कैसे हुआ। तो हमने ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल को यूज़ किया, पहले करते थे, फिर सेक्सुअल को यूज़ किया, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन आती चली गई। तो हाइब्रिडाइजेशन को भी काफ़ी टाइम तक हमने यूज़ किया, इवन आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें अनवांटेड जीन ट्रांसफ़र होती है। तो हम फिर अब यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को, सिर्फ उसी जीन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट से आ जाता है हमारा आगे, डू यू नो the likely the fate of piece of DNA which is somehow transfer into the alien organism। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए ट्रांसफ़र किया गया है अब उसका होगा क्या। ये देखिए, दिस इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा ORI, व्हाट इन बाय द ORI, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और थर्ड पार्ट इसमें आएगा, जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी जीन क्लोनिंग की। तो स्टार्ट करते पहले यहाँ से। अब हुआ क्या कि हमने जो डीएनए ट्रांसफ़र किया है, देखिए ये होस्ट सेल हो गई और होस्ट सेल में हमने ये डीएनए ट्रांसफ़र किया है और ये इसका अपना डीएनए था, ये डीएनए ट्रांसफ़र किया है। अब यहाँ पे ना दो ऑप्शन आते हैं कि ये डीएनए जो ट्रांसफ़र किया है ये रेप्लिकेशन करेगा या नहीं करेगा। अगर ये डीएनए जो हमने ट्रांसफ़र किया है इसको इंसर्ट बोल सकते हैं, या हाँ इंसर्ट डीएनए इसको बोल सकते हैं जो हमने ट्रांसफ़र किया है। अब ये डीएनए क्या करेगा कि अपने आप को रेप्लिकेशन का मतलब है अपने नंबर ऑफ कॉपी को इंक्रीज़ करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज करना या रेप्लिकेशन है वो डिपेंड करता है स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड द ORI पर, मीन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि किसी डीएनए में जो मोस्ट लूजली पार्ट होता है, अब यहाँ से ऐसे डीएनए, तो इस डीएनए में देखा जाए तो ये पार्ट मोस्ट लूजली पार्ट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स द रीजन ऑफ डीएनए
और सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट, जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन से जो डीएनए है उसकी कॉपी बनना, दिस इज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग। वो अपनी ही कॉपी बनाएगा, अपने जैसी बनाएगा तो उसको नाम देंगे जीन क्लोनिंग। ये दो डेफिनेशन भी आएगी इसके साथ साथ। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो जिस डीएनए में हमने ट्रांसफ़र की है, ये डीएनए इसमें हमने ओरिजिन डीएनए ट्रांसफ़र किया है, तो इस डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं है। अगर डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है तो ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा अलॉन्ग विद द इंसर्ट डीएनए। तो जो हमने डीएनए ट्रांसफ़र किया है उसकी भी कॉपी बनेगी। अगर इसमें रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और हमारा डीएनए भी उस केस में रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि एक मिनट, ये आ गया इधर, देखें फेज ऑफ द पीस ऑफ डीएनए which transfer into an foreign or alien organism। फर्स्ट, जो डिज़ायरेबल जीन हमने ट्रांसफ़र की है, डीएनए ट्रांसफ़र की है, इट इज़ अनेबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। वो अपने आप खुद को डबल नहीं कर सकता, खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सो इट रिक्वायर टू इंटीग्रेट इनटू द होस्ट डीएनए। तो इसके लिए उसको होस्ट डीएनए में एंटर करना ज़रूरी है। ये यहाँ से इसलिए ज़रूरी क्या है कि उसको इंसर्ट किया जाए कि होस्ट डीएनए में, ताकि होस्ट डीएनए में जो ओरिजिन और रेप्लिकेशन प्रेजेंट है वो हमारा जो ओरिजिन डीएनए है उसका भी रेप्लिकेशन करवा दे। अच्छा बात है कि जो होस्ट डीएनए है अगर उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो डिज़ायर डीएनए जो हमने ट्रांसफ़र किया है वो रेप्लिकेट करेगा। अगर उसके पास भी अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर आगे दो डेफिनेशन हमारी आती है इसमें। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट इन द क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए में वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो प्रेजेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORR। Once the alien DNA linked with the ORR, it's replicate and multiply into the host cell। एक बार वो उससे लिंक हो जाए, होने के बाद ये जो होस्ट डीएनए ही अपना रेप्लिकेशन करेगा, अपने आप को डबल करेगा, उसके साथ साथ हमने जो डीएनए ट्रांसफ़र किया है उसको भी डबल करेगा। दिस इज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग। जो जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ टेम्पलेट डीएनए। मीन्स डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनना, जैसे यहाँ पे आ गया था फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग। अच्छा, इसमें हमारा भी जो टॉपिक हो चुका है वो हो गया यहाँ तक एनसीईआरटी में। यह आ गया यहाँ पे क्या लिखा है, जीन क्लोनिंग इन्वॉल्व द मेकिंग ए मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट। एक एक लाइन जो इसकी एनसीईआरटी से है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इसको रीड कर लेना एक बार। इसका कंक्लूजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से हमारा टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम। पहला डीएनए मॉलिक्यूल जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो किसने बनाया था और कैसे बनाया था? इसमें एक मिनट रुके, 4th पेज ये आ गया इधर। मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल rDNA molecule, recombinant molecule. There are two scientists who first time produced the artificial DNA or you can say recombinant DNA। तो 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कॉन, इन्होंने फर्स्ट टाइम पे आर्टिफिशियल डीएनए को rDNA को डेवलप किया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया,
they isolate the antibiotic resistance gene from the plasmid of Salmonella typhimurium। ये साल्मोनेला टाइफोमेरियम बैक्टीरिया से इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक्सट्रैक्ट किया। जैसे कुछ स्टार्टर डायग्राम से देखा था हमने, ये खैर बैक्टीरिया का डायग्राम नहीं है लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं। ऐसे क्रोमोसोम जो मिलते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में इस टाइप के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तो इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोसेस को, बस इतना हो सकता है। सबसे पहले दे आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ द साल्मोनेला टाइफिमेरियम। ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना कि फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल डीएनए बनाया गया था, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल डीएनए बनाया गया वो किसने बनाया, किसने प्रोड्यूस किया, कब किया, यह आ जाएगा। फिर उसके बाद जो डीएनए ट्रांसफ़र किया गया वो किस में डीएनए ट्रांसफ़र किया गया, कौन से ऑर्गेनिज्म में, एक उसका नाम बताइए किस में ट्रांसफ़र हुआ, या कहाँ से वो डीएनए आइसोलेट किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ द साल्मोनेला टाइफिमेरियम, और बाय द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आगे डिटेल में आएगा क्या होता है, पर ये समझ ले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, जिस क्रोमोसोम्स में से या जिस डीएनए में से हमें जीन को एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, तो वहाँ से जीन को काट के बाहर निकालने का जो काम होता है, कटिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम ए स्पेसिफिक साइट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए को कट करके बाहर निकालने का जो काम होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से हमने वो जीन एक्सट्रैक्ट कर ली। अब यहाँ पे आ जाइए, वो जीन एक्सट्रैक्ट, जैसे यहाँ से जीन को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद लिंक टू द प्लाज्मिड डीएनए ऑफ द वेक्टर, उसके बाद इस जीन को हमने वेक्टर की जीन के साथ मिला दिया। वेक्टर क्या होता है, जस्ट लाइक मॉस्किटो, जैसे मॉस्किटो क्या करता है कि वो डिजीज को या फिर प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है, वैसे ही ये जो जीन है, इस जीन को अगर हमें होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना है तो पहले इसको आरडीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीन को पहले वेक्टर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वेक्टर कोई भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियोफेज हो सकता है, जैसे हमने बैक्टीरियोफेज लिया। अब इस बैक्टीरियोफेज में ये जो डीएनए है ये डीएनए मिला दिया, और बैक्टीरियोफेज का अपना भी डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज का अपना डीएनए होगा। अब इस डीएनए को ट्रांसफ़र करना है तो वेक्टर ने या बैक्टीरियोफेज ने हेल्प की, जैसे मॉस्किटो हेल्प करता है। मॉस्किटो क्या करता है, प्लाज्मिड जो प्रोटोजोआ है उसको एक पेशेंट से जिसको मलेरिया हो चुका है उससे एक न्यू होस्ट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो वैसे ही हमारा ये वेक्टर डिटेल में आएगा आगे कैसे काम करता है वेक्टर भी और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी। तो प्लाज्मिड ने क्या किया, वेक्टर ने क्या किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और ये जो अटैचमेंट का काम करेगा, चलो मान लीजिए यहाँ तक आ गया, आने के बाद ये हुआ, ये तो डीएनए वो जो हमें ट्रांसफ़र करना है, और ये डीएनए हो गया इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए जिसको हम वेक्टर कहते हैं, उसका डीएनए। अब इस डीएनए को, दोनों डीएनए को देखें तो दोनों अभी तक अलग अलग हैं, इनको जोड़ने का, इनको लिंकेज करने का काम करता है एंजाइम लाइगेज। तो एक्सट्रैक्ट किया किस एंजाइम की हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हेल्प से। उसके बाद उसको प्लाज्मिड में जो वेक्टर का काम करेगा उसमें उसको लाइगेट किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है आरडीएनए मींस रिकम्बिनेंट डीएनए। हमने डीएनए को, दो डीएनए को रिकम्बाइन किया है, कॉम्बिनेशन किया है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। उसके बाद जो वेक्टर है, वेक्टर ट्रांसफर दी आरडीएनए। अब वेक्टर अटैक करता है सेल पे, न्यू सेल पे, जिसमें उसको डीएनए ट्रांसफ़र करना है, ऐसे इन्फेक्ट करता है उसको, और अपने डीएनए के साथ साथ जो न्यू डीएनए था, जो हमने डिजायरेबल डीएनए था, उसको भी ट्रांसफ़र कर देता है। इधर आ गया।
देन और ट्रांसफ़र किस में किया उन्होंने, सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया, इस तरह का इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया। तो ये सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया तो उसमें कौन से 2 बैक्टीरिया यूज़ किए गए, जिसमें से जीन ली वो साल्मोनेला टाइफिमेरियम, और जिसमें ट्रांसफ़र की गई वो इकोलाई बैक्टीरिया। जब इकोलाई बैक्टीरिया में जीन आ चुकी है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसकी हेल्प से डीएनए को रेप्लिकेट करवाया गया, मीन्स उसकी कॉपी बनवाई गई फर्दर, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जीन क्लोनिंग। तो ऐसे फर्स्ट टाइम जो डीएनए कंस्ट्रक्ट किया गया था वो बॉयर और कोन ने सबसे पहले 1972 में डीएनए कंस्ट्रक्शन की थी, आर्टिफिशियल डीएनए कंस्ट्रक्शन। हो जाएगा यहाँ तक। तो इसमें देखिए 3 एंजाइम का नाम आया। पहला एंजाइम जो फंक्शन पूछा जा सकता है आपसे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, जो आगे डिटेल में भी आएगा। ये कट करता है डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट से। दूसरा डीएनए लाइगेज आया। डीएनए लाइगेज का काम होता है कि डीएनए को ज्वाइन करना। जो डिफरेंट एंड होते हैं, जो ओपन एंड होते हैं डीएनए के, उसको जोड़ने का काम इसका होता है। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। सीजर इसलिए क्योंकि ये काटने का काम करते हैं, और मॉलिक्यूलर ग्लू इसलिए क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं। इधर लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ये हो गया। अब नेक्स्ट एंजाइम आया है डीएनए पॉलीमरेज। क्या करता है, पॉलीमरेज डीएनए के नंबर को इंक्रीज करता है, उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और जीन क्लोनिंग बता दिया, जो डिफरेंट टाइप के कॉपी बनेगी डीएनए की, दिस इज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग। तो हमारा ये यहाँ तक हो गया है, ये लिखा है इधर, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए। ओके ओके ओके, यहाँ से आता है। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा, यहाँ पे आ गया डेफिनेशन है, दैट इज द सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये चलो बाद में बताया जाएगा, जब वेक्टर करवाऊंगा तो उसमें आ जाएगा। साल्मोनेला टाइफिमेरियम से स्टैनले कॉन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक्सट्रैक्ट किया था बाय कटिंग दी। सारी डिटेल लिखी हुई है जैसा आपको करवाया गया। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये फर्स्ट पॉइंट आपका 11.1 ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से ये आ गया, देखिए डिटेल में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किए गए, कुछ वेक्टर आए यहाँ पर। अच्छा, डीएनए को रेप्लिकेट करवा गया, डीएनए क्लोनिंग हो गई। देन नेक्स्ट इज दी व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हमने प्रोसेस को किया है, या फिर स्टैनले और कॉन ने जो प्रोसेस को किया था, उस प्रोसेस की बेसिकली 3 ही स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या आता है, सबसे पहले हमें डीएनए को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जिस डीएनए को हमें ट्रांसफ़र करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। Identify the DNA with the desirable gene. Second, production of rDNA by the insert and the carrier DNA molecule. Carrier DNA molecule जिसको कैरी करता है, एक मिनट शायद नीचे ये रहा इधर। देखिए पहला स्टेप तो ये आता है कि हम उस जीन को एक्सट्रैक्ट करें, आइसोलेट करें जो हमें ट्रांसफ़र करनी है। दूसरा ये आता है कि उस जीन को ट्रांसफ़र करें, वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र करें, जो आगे ट्रांसफ़र में हेल्प करेगा, और इससे बनेगा आरडीएनए। उसके बाद वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए। अब आरडीएनए का इंट्रोडक्शन करना, उसको इंसर्ट करना होस्ट के अंदर। बेसिकली 3 स्टेप इसके बायोटेक्नोलॉजी के हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, इसका थर्ड पार्ट जो आएगा वीडियो का, इसमें क्वेश्चनिंग मैंने बता दिया आपको, जैसे एंजाइम के नाम आए, कौन कौन से एंजाइम है, फर्स्ट टाइम किसने किया, एक्सट्रैक्ट किया, कैसे है, पूरी प्रोसेस आप ये पॉइंट में लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखनी जैसे लिखिए, ये सिर्फ लर्निंग मेथड है। पॉइंट्स बना के आप इसको लिख सकते हो, नोट्स तैयार कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अगले वीडियो में हम 11.2 करेंगे, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। हो सकता है कि इस पर तो 2 वीडियो बन जाए, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ,
इस पे 2 बनेगी भाई। ठीक है, इस वीडियो में बस